महात्मा बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन किया गया था वो सुत्त पिटक में, और सुत्त पिटक के 5 निकाय है, दिग्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक निकाय। चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों के पीछे कौटिल्य का मास्टरमाइंड काम कर रहा था, ये लोग बता रहे होते हैं बाद में 900 साल, 1000 साल, 1200 साल बाद। तो मजेदार बात यह है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ना तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में एक शब्द लिखा, ना तो मौर्य साम्राज्य के विषय में उन्होंने एक शब्द लिखा, एक भी शब्द नहीं, और न ही पाटलिपुत्र नगर के विषय में जिनमें वो रहा करते रहे होंगे कि मान लीजिए अकाल पड़ा, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गई, कुछ भी आपदा आई तो लोगों को मरने नहीं दिया जाएगा और फटाफट अन्नागारों में इकट्ठा अनाज जनता के बीच में बंटवा दिया जाएगा। केंद्रीयकृत, संगठित एवं केंद्रीयकृत मौर्य साम्राज्य का प्रशासन चलता था, बड़ा संगठित और बड़ा केंद्रीकृत था। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस संभव बैच 2026 की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए छठा लेक्चर लेकर के मैं हाजिर हूं जावेद हक। और आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य पर, जो कि भारत का पहला अखिल भारतीय या भारतीय उपमहाद्वीप का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। तो हम पढ़ रहे हैं आज के सेशन में मौर्य साम्राज्य। इसमें हम ये देखेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य जो लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तृत था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण संभव हो पाया और कौन वो लोग थे जिन्होंने इस इतने विशालकाय साम्राज्य का निर्माण किया। और देखिए, इस पे सबसे पहले तो हमें यह भी समझना होगा कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या है। उन्होंने तो साम्राज्य बनाया था, लेकिन हमारे इतिहासकारों को तो इतिहास फिर से निर्माण करना पड़ता है ना, पुनर्निर्माण करता है, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है इतिहास को। तो स्रोत क्या है, और इसमें साहित्यिक व पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक अर्थात साहित्य पुस्तकें, और पुरातात्विक अर्थात आर्कियोलॉजिकल उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं, और दोनों को मैच कराना होता है, एविडेंस और कोरोबोरेटिव एविडेंस, और फिर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं जो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो स्रोत हमें देखना है, और स्रोत में साहित्यिक स्रोत में भी विशेषकर हम जिस बात पे चर्चा करेंगे वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज की इंडिका, और इधर पुरातात्विक साक्ष्य में सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए अभिलेख जो उन्होंने शिलाओं, चट्टानों और बड़ी खूबसूरती से तराशे गए स्तंभों पर लिखवाया था। वो अपने मैसेजेस, उनके संदेशे, उन पे चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर मौर्य प्रशासन और इस मौर्य प्रशासन की प्रकृति की आखिर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर, जिसमें आज के 5 देश सम्मिलित थे, इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन चलाना ही अपने आप में बड़ा जबरदस्त जान पड़ता है, बड़ा अनोखा प्रतीत होता है। तो साम्राज्य की या मौर्य प्रशासन की प्रकृति क्या थी, और फिर कैसे इस साम्राज्य का पतन हुआ, और इसके अतिरिक्त मौर्य काल की जो कला थी, मौर्यकालीन कला, इसका वैसे विस्तार में अध्ययन कला और संस्कृति में होगा, लेकिन यहां पे हम संक्षेप में अध्ययन अवश्य कर लेंगे। तो मौर्य साम्राज्य अखिल भारतीय स्तर का प्रथम साम्राज्य, भारतीय इतिहास का स्रोत, प्रशासन एवं प्रशासन की प्रकृति, साम्राज्य का पतन और मौर्यकालीन कला, इतने विषय हम लेने जा रहे हैं आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 6। और इसके पहले देखिए कि बड़ी महत्वपूर्ण बात, इस पूरे क्लास का फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स हमेशा की तरह आप लोगों के लिए हर लेक्चर की तरह
फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री अवेलेबल है। और डाउनलोड करने के लिए, फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप फ्री क्लास बैच में एनरोल करिए। और ये आप ही लोगों का बैच है, आप ही लोगों के लिए है, और हमारे और आपके सम्मिलित प्रयासों से। और इस बैच का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, तो वहां उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। संभव 2026 फ्री यूपीएससी सीरीज इन हिंदी। और इसके पहले कि हम टॉपिक पे आए, चलिए एक महत्वपूर्ण सूचना। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के विषय में अगर एक वर्षीय कोई कोर्स या कार्यक्रम आप देख रहे हो तो पीडब्ल्यू ऑनलाइन आपको ऑफर करता है प्रहार इंग्लिश मीडियम, जिसमें दिस बैच विल बी प्राइमरली इन इंग्लिश, लेकिन कुछ हद तक इसमें हिंदी भी होगा। प्रहार हिंदी माध्यम के लिए, और टाइटन एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच जो कि 22,999 पे अवेलेबल होता है, वो अब 9,999 पे अवेलेबल है। और दूसरी तरफ अगर 2 ईयर प्रोग्राम ऑफ 2026 यूपीएससी सीएससी के लिए देख रहे हैं तो संकल्प बैचेज हैं, संकल्प इंग्लिश एंड हिंदी, और पिनाकल इंग्लिश बैच वो 25,999 पे होता है, लेकिन वो 13,499 पे उपलब्ध कराया जा रहा है। और 3 ईयर प्रोग्राम जो यूपीएससी सीएसए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2028 के लिए प्रारंभ बैच हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दिस बैच इज फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, और ये 59,999 के अगेंस्ट में हम सिर्फ 31,999 में आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को अवेलेबल करा रहे हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर पे आते हैं, अपने डिस्कशन पे। हम ये देखते हैं कि जब हम राजनीतिक विभाजन करते हैं प्राचीन भारत का अपने अध्ययन की सुविधा के लिए, तो हम प्रागैतिहासिक काल, फिर ताम्र पाषाणिक काल कर लेते हैं। ताम्र पाषाणिक काल, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, हमारा पहला नगरीकरण, फिर वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता, द्वितीय नगरीकरण, फिर मगध का उत्कर्ष, 16 महाजनपदों का काल, मगध का उत्कर्ष। और मगध जब उभरता है तो पूरे उत्तरी भारत पर शासन स्थापित कर लेता है, और फिर मगध का ही विस्तार आगे मौर्य साम्राज्य के रूप में हमें अखिल भारतीय स्तर पर नजर आता है। फिर मौर्योत्तर काल हम कर लेते हैं ऐसे, और फिर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ऐसे करके हम कुछ खंडों में प्राचीन भारत को बांट लेते हैं। जब हम खंडों में बांट लेते हैं तो वह पढ़ना आसान हो जाता है। ये आप जानते हैं कि इतिहास सतत होता है, लेकिन एक साथ पढ़ने में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, तो छोटे छोटे खंडों में बांट करके पढ़ना उचित हो जान पड़ता है, सही होता है। और भी तरीके हैं पढ़ने के, लेकिन ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। और यहां पे देखिएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, या यूं कह लीजिए कि आज से 2600 साल पहले, जब उत्तरी भारत में 16 छोटे छोटे राज्य होते थे जो आज के 2 या 3 जिलों के बराबर बैठेंगे, क्षेत्रीय विस्तार में 2 या 3 जिलों के बराबर, तो ये महाजनपद हैं। और महाजनपदों के विषय में जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त हो जाती, जैन ग्रंथ भी हमें इसमें मदद करते हैं। और बौद्ध ग्रंथ एक है, बौद्ध साहित्य है, अंगुत्तर निकाय। तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन किया गया था वो सुत्त पिटक में, और सुत्त पिटक के 5 निकाय है, दिग्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक निकाय। दिग्घ निकाय में महात्मा बुद्ध के बड़े बड़े उपदेश हैं। मध्यम निकाय में मझोले मझोले मिडिल साइज्ड हैं, उपदेश हैं। संयुक्त में मिले जुले उपदेश रखे गए हैं। अंगुत्तर निकाय वो है जिसमें बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों के विषय में आपसी दार्शनिक वार्तालाप, वाद विवाद, वो सब उनका संकलन किया गया है, अंगुत्तर निकाय। और 5वां है खुद्दक निकाय, जिसमें छोटे छोटे उपदेश है महात्मा बुद्ध के। तो जो बौद्ध सुत्त पिटक का एक भाग है ना, अंगुत्तर निकाय, उसी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का पूरा लिस्ट हमें एकदम सही सही लिस्ट पता चलता है, वहां से हमें मिलता है। जबकि बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र है, जिसमें महावीर स्वामी की जीवनी है, तो भगवती सूत्र से एग्जैक्टली हमें 14 महाजनपदों की उपस्थिति का पता चलता है। तो वो लिस्ट जो हमें जैन ग्रंथ महावीर की जीवनी भगवती सूत्र से मिलती है, वो मात्र 14 महाजनपदों के विषय में मिलती है। जबकि अंगुत्तर निकाय में बिल्कुल सटीक 16 के 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियों की सूची और एक लिस्ट हमें मिल जाती है। और हमने ये भी पढ़ा पिछले लेक्चर्स में कि 16 महाजनपदों में से मगध का महाजनपद ये बड़े तेजी से उठता है, उत्कर्ष करता है, मगध का उत्कर्ष होता है। और अगले 125 वर्षों में, है ना, अगले सिर्फ 125 वर्षों में, इसी समय में मगध
इन सब को निपटा देता है। और सिवाय अवंती मध्य प्रदेश की, इसमें अवंती, तो अवंती को छोड़ दिया जाए अगर, तो बाकी सब निपट जाते हैं। और अवंती एक ऐसा महाजनपद था जो अत्यधिक शक्तिशाली था, मगध के ही लगभग बराबर शक्तिशाली था। इसी वजह से अवंती और मगध के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और शत्रुता लगभग 100 वर्षों तक चली थी, लेकिन अंततः फिर मगध ने अवंती को एलिमिनेट कर दिया था। और फिर यहां पे देखिएगा कि जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो मौर्य राजवंश, मौर्य वंश से संबंधित थे, तो 321 ईसा पूर्व में मगध के जो राजा हैं, जो अब तक पूरे उत्तरी भारत को जीत कर एक कर चुके थे, वो थे नंद वंश के तीसरे वंश। पहला तो हर्यक वंश था मगध में, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग, और फिर तीसरा नंद वंश था। तो नंद वंश में महापद्मनंद, और महापद्मनंद के बाद धनानंद। तो धनानंद के समय में 321 ईसा पूर्व में हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने, ये परंपरागत बात है, ध्यान दीजिएगा मेरी, ये परंपराओं से हमें पता चलता है, परंपरागत दृष्टिकोण जो है, ट्रेडिशनल व्यू, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शिक्षक और अपने जिन्हें चल के आगे उन्होंने अपने प्रशासन में प्रधानमंत्री भी बनाया, कौटिल्य या चाणक्य, जिनका एक अन्य नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है, उनकी सहायता से और उनके जो उनका मास्टरमाइंड था, उनका शानदार, उनकी रणनीति और उनके राजनीतिक नीतियां थी, उनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य धननंद को उखाड़ के फेंक देते हैं और मौर्य राजवंश की स्थापना करते हैं। और धीरे धीरे करके वो 321 ईसा पूर्व से आगे बढ़ते हुए वो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को रौंद के रख देते हैं, सिवाय दक्षिण के, सुदूर दक्षिण के 3 छोटे छोटे राज्य, जो तमिलनाडु की तरफ चोल होते हैं और केरल की तरफ चेर, और बीच में होते हैं पांड्य। तो चोल, चेर और पांड्य को अगर हम छोड़ दें, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीतकर एक कर दिया, संभवतः उड़ीसा को छोड़ करके। या यह भी हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों को जीता हो और फिर वो उनके हाथ से बाद में निकल गया हो, क्योंकि आगे चल करके एक उड़ीसा का क्षेत्र जिसे कलिंग कहा गया, कलिंग, इसे सम्राट अशोक ने जीता था। और ये सम्राट अशोक की एकमात्र युद्ध और यही एकमात्र विजय था, क्योंकि जीतने के लिए कुछ खास बचा ही नहीं था सम्राट अशोक के लिए, सिवाय इन 3 छोटे छोटे राज्यों के, चेर, चोल और पांडे। और संभवतः इन छोटे छोटे राज्यों ने, दक्षिणी राज्यों ने मौर्यों के साथ मित्रतापूर्ण और कूटनीतिक संबंध स्थापित कर रखे थे। यही कारण रहा कि ना तो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको जीता, ना ही चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने, दूसरे सम्राट, और ना ही सम्राट अशोक ने इनके जीतने की कोई जहमत उठाई। तो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य को जो परंपरागत दृष्टिकोण जो है, वो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार हम देखें तो इन्होंने अपने टीचर की सहायता ली, चाणक्य या कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, इनके। और उधर जो नंदवंश का शासक है, मगध का अंतिम शासक धननंद, तो धननंद के विषय में यह पता चलता है कि धननंद इनॉर्मसली रिच था, फैबुलसली रिच था, इनॉर्मसली पावरफुल था, बहुत अत्यधिक संसाधनों से परिपूर्ण, धनी भी था और शक्तिशाली भी था। तो धननंद को उखाड़ फेंकना उत्तरी भारत से, मगध का अंतिम शासक, ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बेहद कठिन रहा होगा, आसान नहीं होने जा रहा था ये यहां पर। तो इन्होंने, और धननंद का एक मंत्री था, कहते हैं परंपरागत दृष्टिकोण में, ट्रेडिशनल व्यू में, राक्षस। और इधर राक्षस के षड्यंत्र और चंद्रगुप्त की तरफ से चाणक्य या कौटिल्य के प्रति षड्यंत्र। तो षड्यंत्र और प्रति षड्यंत्र, इनके विषय में
जो जानकारी हमें मिलती है वो है 8वीं शताब्दी की विशाख दत्त की एक पुस्तक, ड्रामा मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। तो इसमें जो राक्षस शब्द है ये वास्तव में कौन है? ये हैं मगध के अंतिम शासक धननंद, जो इनके कॉम्पिटिटर हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, धननंद के मंत्री राक्षस, और इनके षड्यंत्र और कौटिल्या के प्रति षड्यंत्र, इसी के बीच का पूरा प्लॉट, काउंटर प्लॉट, एंटी प्लॉट, ये सब विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में आता है। ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र में नहीं आ रहा है, ये ध्यान दीजिए यहां पर। और ना ही किसी अन्य स्रोत से हमें जानकारी मिल रही सिवाय विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कामंदका का नीतिसार और कश्मीर का हिस्ट्री, कल्हड़ की राजतरंगिणी। तो परंपरागत दृष्टिकोण, तो इनके विषय में कि जो कुछ भी पता चलता है ना, वो बहुत बाद में जाकर के पता चल रहा है। इनके 900 साल के बाद, 1200 साल के बाद जाकर के ये बताया गया है कि ऐसा 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 कुछ षड्यंत्र और प्रति षड्यंत्र जैसा कुछ हो रहा था, चल रहा था उस जमाने में। बात की बातें हैं ये सब जो बताया गया है। तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कामंदका का नीतिसार, हर्षचरित ऑफ बाण भट्ट, और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कल्हड़ की राजतरंगिणी, ये 4 स्रोतों से हमें इन सब विषय में जानकारी मिलती कि ऐसा 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 कुछ चल रहा था। प्लॉट, काउंटर प्लॉट, एंटी प्लॉट, ये सारी कुछ बातें चल रही थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इनको 2 फ्रंट पे मुकाबला करना पड़ रहा होगा उस जमाने में। तो देखिए, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध स्रोतों की माने तो, या जैन स्रोतों की, तो अधिकांश स्रोतों से पता चलता है कि ये क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे। और कुछ जगहों से, जैसे अगर हम हिंदू पौराणिक ग्रंथों को माने तो वो तो शूद्र ही बोल देते हैं। हालांकि उसके होने की संभावना कम ही लगती है, क्योंकि चाणक्य एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होकर के अगर वो किसी शूद्र को प्रशिक्षित कर रहे होंगे तो ये उस समय के आज के हिसाब से मत सोचिएगा, उस समय के मूल्यों के विरुद्ध रहा होगा। तो ये इस बात की संभावना बहुत कम है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड करेंगे जो एक शूद्र होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अब चंद्रगुप्त मौर्य को अपना राज्य बनाने के लिए सबसे पहले तो उनका एक प्रतिद्वंदी है जो पश्चिमोत्तर भारत में है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ, पश्चिमोत्तर भारत में। तो पश्चिमोत्तर भारत में जब सिकंदर ने आक्रमण किया था और पश्चिमोत्तर भारत के कई क्षेत्रों को सिकंदर ने जीता था, काबुल, कांधार, बलूचिस्तान, हेरात, तो उन क्षेत्रों पर अलेक्जेंडर, सिकंदर जब वापस जा रहा था तो उसने अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था जिसका नाम था सेलुकस निकेटार। तो सिकंदर ने वापस जाते समय विजित क्षेत्रों पर अपने प्रतिनिधि सेल्यूकस को नियुक्त किया था, सेल्यूकस को नियुक्त किया था। और अब उस क्षेत्र को अगर चंद्रगुप्त मौर्य को जीतना था तो सीधी सीधी सी बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होगा, लड़ाई होगी, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस होगा इधर। और इसमें पता चलता है हमें संधि, इन दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो संधि हो जाती है। तो इन दोनों के बीच के युद्ध के विषय में जानकारी हमें यूनानी स्रोतों से मिलती है। और यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि दोनों के मध्य युद्ध हुआ और अंत में संधि हो गई। वो ये नहीं बताते हैं कि युद्ध का परिणाम एग्जैक्टली क्या हुआ, किसके फेवर में आया। लेकिन जब दोनों के बीच की संधि की शर्तों का हम विश्लेषण करते हैं तो साफ साफ समझ में आ जाता है कि वह युद्ध किसके पक्ष में झुका रहा होगा। निश्चित तौर पे वह युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के फेवर में झुका रहा होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को सेलुकस ने काबुल लौटाया, काबुल दिया,
कांधार दिया, बलोचिस्तान और हेरात जैसे क्षेत्र दिए। ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में इसको 500 हाथी दिए। चलिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक और हुआ। इस सेलूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी बेटी हेलेना का ब्याह कराया। हेलेना, ये भारत की उपमहाद्वीप का, भारत का पहला इंटरनेशनल और इंटर रिलीजियस मैरिज रहा होगा। ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस, और सेल्यूकस इसमें हारते हैं और पश्चिमोत्तर भारत का बड़ा हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन में ले लेते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, अगर उन्हें पूर्वी भारत की तरफ, पूर्वी भारत व शेष उत्तरी भारत पर अगर उन्हें शासन करना था, तो उन्हें मगध के नंद वंश के शासक, शक्तिशाली शासक धन नंद को पराजित करना था। और चूंकि उन्होंने शासन किया, तो निश्चित तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंद को पराजित किया। अब उन्होंने धननंद को पराजित किया कौटिल्य की सहायता से, और यहां पर कौटिल्य का रोल और कौटिल्य की भूमिका अति महत्वपूर्ण सिद्ध होती, अति महत्वपूर्ण हो जाती है। यद्यपि कि कौटिल्य ने, जिन्हें चाणक्य भी बोला गया, अपने अर्थशास्त्र में, अपने अर्थशास्त्र में जो पुस्तक इन्होंने राजनीति एवं प्रशासन पर लिखी थी, उन्होंने अपने टेक्स्ट बुक में मौर्यों के विषय में एक शब्द नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया वो आगे हम लोग देखेंगे। एक शब्द नहीं बताया, ना तो मौर्यों के विषय में बताया, ना तो मौर्य साम्राज्य के विषय में बताया, ना ही मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र के विषय में बताया था, जिसमें वो स्वयं रहा करते रहे होंगे। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो कौटिल्य की भूमिका, जिससे स्वयं कौटिल्य ने एक शब्द भी नहीं बताया है। तो अब ये हमें कहां से पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। ठीक है, ये सब मौर्यों के 800, 900, 1000, 1200 साल बाद की किताबें। कामंदक का नीति सार, कामंदक का नीति सार से पता चल रहा है। और एक मिनट, बाणभट्ट का हर्षचरित, जो हर्षवर्धन की राजधानी, हर्षवर्धन की बायोग्राफी, बाणभट्ट का हर्षचरित, ये 3। और अगर इसमें आगे हम और जोड़ दें, तो कश्मीर का इतिहास जब कल्हड़ ने लिखा था 12वीं शताब्दी में, कल्हड़ की राज तरंगिणी, कल्हड़ की राजतरंगिणी। तो ये इन स्रोतों से हमें पता चलता है कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधों का, और चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों के पीछे कौटिल्य का मास्टरमाइंड काम कर रहा था। ये लोग बता रहे होते हैं बाद में, 900 साल, 1000 साल, 1200 साल बाद। तो और कौटिल्य ने कुछ भी नहीं बताया है इस विषय में, कुछ भी नहीं बताया। तो जाहिर सी बात है, एक चीज देखिए यहां पर कि चंद्रगुप्त मौर्य जो रहे होंगे उस समय, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के आदमी, जिन्हें परंपरागत व्यू को माने, ट्रेडिशनल व्यू को माने, तो कौटिल्य का लगातार गाइडेंस और प्रशिक्षण और उनकी नीतियों की सहायता मिल रही थी। तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं। फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एक साम्राज्य बना दिया, सशक्त साम्राज्य, और उड़ीसा को छोड़ करके, जिसे बाद में सम्राट अशोक ने जीता, या शायद उस उड़ीसा जीता हो उन्होंने, बाद में उनके हाथ से निकल गया हो। तो 321 ईसा पूर्व से, ठीक है, 298 298 ईसा पूर्व, और यहां से 273
ईसा पूर्व, और फिर 4 साल का गैप है और 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक हैं। अशोक हैं। इनके पहले यहां पर अशोक के फादर बिंदुसार, और फिर बिंदुसार के फादर ये चंद्रगुप्त मौर्य। 3 बड़े सम्राट, और सम्राट अशोक के बाद अगले 50 वर्षों के भीतर भीतर 232 से शुरुआत हो रही है। सम्राट अशोक 232 ईसा पूर्व में की मृत्यु होती है, और फिर 186 कह लीजिए या 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो 3 बड़े और महान सम्राट, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार के पुत्र अशोक, और उसके बाद परवर्ती मौर्य सम्राट हम बोलते हैं, जो पतन का चरण है, डाउनफॉल हो रहा होता है जिस पार्ट में। तो महत्वपूर्ण यहां यह है, देखिए कि हमें स्रोतों पे चर्चा करनी होगी कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के हमारे पास कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं। अब अगर हम स्रोतों का विश्लेषण करेंगे, जो कि हमें करना ही है, तो साहित्यिक स्रोत है हमारे पास। साहित्यिक स्रोत को हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, क्या ना। जैसे धार्मिक साहित्य में हम ले सकते हैं बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और पौराणिक साहित्य। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका भी ले सकते हैं, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष में। फिर हम विदेशी यात्रियों का विवरण ले सकते हैं, जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका। अब इसमें जो हमारा ध्यान होगा मुख्य रूप से वो कौटिल्य एवं अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज एवं उनकी पुस्तक इंडिका पर होगा, क्योंकि इधर से तो प्रश्न नहीं बनना है, लेकिन फिर भी एक बार संक्षेप में चर्चा कर लेंगे। जैसे जो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं, और फिर विदेशी यात्रियों का विवरण। इसके अलावा सम्राट अशोक के अभिलेख, और अशोक के अलावा अन्य लोगों के अभिलेख या शिलालेख या स्तंभ लेख जो भी हमें मिले, और जिससे हमने मौर्यों के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट किया है, पुनः बनाया है। और फिर हमें कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, और जो कि मुद्रा शास्त्र का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन। तो हमें उत्खनन से सिक्के वगैरह और अन्य भी बहुत सारे सामान, मूर्तियां मिल रही हैं, तो जिससे मौर्यों के इतिहास का निर्माण कर पाना काफी आसान हो जाता है। तो इन मौर्यों के लिए हमारे पास ठीक ठाक पर्याप्त स्रोत हैं। तो अगर हम साहित्यिक स्रोत में देखें, साहित्यिक में भी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष लिया हमने। तो अगर हम धार्मिक स्रोत लें, धार्मिक स्रोत, तो धार्मिक स्रोत में हमें हमारे पास बौद्ध, हिंदू और जैन, ठीक है। बौद्ध साहित्य में दिव्यावदान, अशोका वदान, या फिर श्रीलंका का बौद्ध इतिहास, जहां से थोड़ा बहुत मौर्यों के विषय में पता चलता है, दीपवंश, महावंश, 5वीं 6वीं शताब्दी की हैं ये मौर्यों के पतन के 600-700 साल बाद की किताबें हैं। तो दिव्यावदान, अशोकावदान, दीपवंश और महावंश जैसे बौद्ध ग्रंथ हैं। दिव्यावदान में पता चलता है कि सम्राट अशोक बौद्ध हो गए थे, और इनको बौद्ध बनाने वाले जो भिक्षु थे उनका नाम था समुद्र। तो समुद्र नामक भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, दीक्षा दिलाया था। अशोकावदान नामक ग्रंथ से हमें यह पता चलता है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड बाय द एम्परर अशोका। 84,000 स्तूप, जो स्तूप बनते थे अर्धगोलाकार गुंबदीय संरचना, आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो आप बाकी देखिएगा, स्तूप पढ़ेंगे हम लोग आगे। 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। तो 84,000 स्तूप देखिए जैसे ऐसे दिखता है।
गेटवे। तरह की संरचना को स्तूप कहते हैं। तो 84,000 स्तूप बनवाया। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये नंबर बौद्ध लेखकों ने कुछ ज्यादा ही बहुत बढ़ा चढ़ा करके बता दिया कि सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म में योगदान बड़ा जबरदस्त रहा है। योगदान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई नहीं झुठला सकता है। परंतु सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया हो, यह नंबर बहुत ज्यादा लगता है। दीपवंश और महावंश जो श्रीलंका का बौद्ध इतिहास है, यहां से भी मौर्यों के विषय में काफी जानकारी मिल जाती है। सम्राट अशोक के विषय में उनका जो बौद्ध धर्म के लिए योगदान है, ये भी पता चलता है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र जो कि बौद्ध भिक्षु थे और पुत्री संघमित्रा जो कि भिक्षुणी थे, उन्हें बोधि वृक्ष, जिसके नीचे वो पीपल का पेड़ था जिसके नीचे सिद्धार्थ गौतम महात्मा बुद्ध बने थे, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसकी एक शाखा दिया था और शाखा देकर के श्रीलंका भेजा था कि जाइए और वहां पर बौद्ध धर्म का, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करिएगा। तो बौद्ध ग्रंथ, हिंदू ग्रंथों में पुराण, हमें पौराणिक ग्रंथ मिलते हैं, जैसे वायु पुराण, अग्नि पुराण आदि। इनसे कुछ पता चल जाता है सामाजिक, खास तौर पे सामाजिक धार्मिक पृष्ठ, मौर्यों की सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि के विषय में पता चलता है। और जैन में हेमचंद एक राइटर हुए, तो हेमचंद का आर्थिक व्यवस्था के लिए बड़ी महत्वपूर्ण किताब यही हेमचंद का धार्मिक भी परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन। तो जैन स्रोतों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अंतिम वर्षों में मगध में भीषण अकाल पड़ गया था और उस अकाल में जैन भिक्षुओं का एक दल आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में वो मैसूर के श्रवण बेलगोला चला गया था। और जैन स्रोतों से ही हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैनी हो गए थे और उन्होंने आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला का रास्ता ले लिया, श्रवण बेलगोला चले गए और वहां पे सल्लेखना पद्धति, भूख प्यास रहना मतलब खाना पीना छोड़ देना, सल्लेखना पद्धति का पालन करते हुए कैवल्या प्राप्त किया था। उनको मृत्यु की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, और जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो गए थे, अर्थात कैवल्या प्राप्त कर लिया था। तो धार्मिक स्रोत हम इस तरह से विश्लेषण करते हैं या इनका इस्तेमाल करते हैं मौर्यों के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने में। लेकिन जो हमारे लिए साहित्यिक स्रोतों में जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो है अर्थशास्त्र एंड कौटिल्य, अर्थशास्त्र और उसके रचयिता लेखक कौटिल्य चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त। तो ये राजनीति एवं प्रशासन, अर्थशास्त्र, देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अर्थशास्त्र राजनीति एवं प्रशासन की पुस्तक है जिसमें 15, आप बोल सकते हैं कि 15 चैप्टर या 15 अधिकरण है, अधिकरण या चैप्टर्स हैं। और उनमें से पहले से लेकर 5वें अधिकरण, ठीक है, 5वां अधिकरण है, ठीक है ना, अधिकरण वो आंतरिक प्रशासन पे है कि आंतरिक साम्राज्य में आंतरिक प्रशासन कैसे चलाया जाना चाहिए, अधिकारी कौन कौन से होने चाहिए, अधिकारियों की नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए, ये सारी बातें यहां पे बताई गई हैं। 6ठे से 13वां जो अधिकरण है वो इंटर स्टेट रिलेशनशिप में, IR जिसको हम लोग कहते हैं ना, इंटर स्टेट रिलेशनशिप, वो है। और 14वां और 15वां जो अधिकरण या अधिकारी हैं, वो 14वां और 15वां अधिकरण विविध विषयों से, मिसलिनियस टॉपिक से संबंधित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए कि अगर आप ये सोच रहे हो कि अर्थशास्त्र हमारे पास वो है जो कौटिल्य ने लिखी थी ताड़ के पत्तों पे, तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है ना, वो नहीं है हमारे पास। तो मूल अर्थशास्त्र जो रही है, मूल अर्थशास्त्र उपलब्ध नहीं हो पाई है। हमें अर्थशास्त्र के नाम पे सिर्फ अर्थशास्त्र का एक ऐसा फ्रैगमेंट, खंड प्राप्त हुआ है, फ्रैगमेंट्स प्राप्त हुए हैं। तो पूरा अर्थशास्त्र हमारे पास उपलब्ध नहीं है, बस उसके कुछ टुकड़े हमें, कुछ खंड मिले हैं बस, और ज्यादा नहीं मिला है। और वो अर्थशास्त्र के जो मूल खंड जो कौटिल्य ने लिखा था, फिर वो मूल खंड कहां है, वो मूल खंड मैसूर के ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट।
मैसूरू में उपलब्ध है। तो मूल अर्थशास्त्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके कुछ खंड प्राच्य अनुसंधान अनुसंधान संस्थान मैसूर में संरक्षित हैं। इस देखिए 1905 में अर्थशास्त्र के इन खंडों की खोज संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान पंडित आर श्याम शास्त्री ने की थी। पंडित आर श्याम शास्त्री ने की थी, जिन्होंने अर्थशास्त्र के पूरे खंड की रचना की थी। ठीक है, पूरा इसको रचने का मतलब रिकंस्ट्रक्ट किया। तो पंडित आर श्याम शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान रहा कि इन्होंने अपने जीवन काल के कई वर्ष इस बात के अनुसंधान पे लगाया कि अर्थशास्त्र को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो ये जितनी संस्कृत की किताबें पढ़े, बहुत बड़े विद्वान थे अपने समय के, और इन्होंने संस्कृत की बहुत सारी किताबों को, प्राचीन काल की किताबों को, जो ताड़ के पत्तों पे पांडुलिपियां कहते हैं उन्हें, तहस से लिखी जाती थी पांडुलिपियां, वो पढ़ा। और जहां जहां इन्हें कौटिल्या के विषय में, जैसे किसी ने कोट किया कि कौटिल्या ने इस विषय पे ये कहा था, कौटिल्या ने उस विषय पे वो कहा था, तो वो इकट्ठा करते गए, इकट्ठा करते गए, इकट्ठा करते गए बहुत किताबों से। जिन जिन लोगों ने, लेखकों ने, कवियों ने, जो भी थे, जिन्होंने उद्धरण अंश लिए थे कौटिल्या के अर्थशास्त्र से, ऐसा ऐसा ऐसा, सब कलेक्ट कर लिया, सारा इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया, फिर से पुनर्लेखन किया कौटिल्या के अर्थशास्त्र का। महापंडित आर श्याम शास्त्री ने ये किया काम, बड़ा ही महत्वपूर्ण काम था। तब जाकर के विश्व को पता चला कि अर्थशास्त्र भी है, और क्या उसका मैटर है, सब्जेक्ट मैटर। वरना हमें क्या पता था, हम तो भूल चुके थे सारा सब्जेक्ट मैटर वैटर। और वैसे भी अर्थशास्त्र की मूल प्रति पूरी थोड़ी ना उपलब्ध हो पाई है, अर्थशास्त्र की मूल प्रति का एक हिस्सा ही तो उपलब्ध हो पाया है ना। तो पारंपरिक विचार यह है कि अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, और ये परंपराओं के अनुसार कौटिल्य ने धनानंद को उखाड़ फेंकने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को अपना समर्थन दिया था। और ये बात कौटिल्य नहीं कह रहे हैं, ये बात विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, कामंडका, नीतिसार और बाणभट्ट के हर्षचरित से पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से नहीं पता चल रहा है। तो मजेदार बात यह है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ना तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में एक शब्द लिखा, ना तो मौर्य साम्राज्य के विषय में उन्होंने एक शब्द लिखा, एक भी शब्द नहीं, और ना ही पाटलिपुत्र नगर के विषय में, जिनमें वो रहा करते रहे होंगे, भी नहीं। तो ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है आप लोगों को कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि कौटिल्य जिस समय में हैं, अपने शिष्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में एक शब्द नहीं बता रहे हैं, साम्राज्य के विषय में नहीं बता रहे हैं, जिसको कि उन्होंने ही मूल रूप से खड़ा किया था अपने शिष्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कर करके, और न ही राजधानी के विषय में कुछ बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? ठीक है, अब देखिए इस विषय पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र, भाषा संस्कृत, ठीक है, भाषा संस्कृत है, और संस्कृत भाषा का फ्लो समझना होगा कि संस्कृत जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस संस्कृत का प्रयोग किया गया है, वो संस्कृत किस काल की है। अगर हम ये चेक कर ले जाएं तो हमारा मामला बन जाएगा। तो विद्वानों ने, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान लोग थे, पंडित आर श्याम शास्त्री, इन लोग वगैरह, अध्ययन किया, बहुत सारे विद्वानों और आगे चल के इतिहासकारों ने भी अध्ययन किया। तो हमें यह पता चलता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की संस्कृत जो इस्तेमाल की गई है, वो पाणिनि के जो ग्रामर के रूल हैं उसी पर है, पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रामर पर आधारित है। और पाणिनि कौटिल्य के पहले हैं, ये पाणिनि है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में है,
पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक, ठीक है। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की संस्कृत भाषा। और आगे का भी हो सकता है, देखते हैं। एक है पातंजलि का महाभाष्य, ये भी संस्कृत व्याकरण इसी पे आधारित है, उसी पे टीका टिप्पणी है। संस्कृत व्याकरण की द्वितीय पुस्तक है, ये है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की पुस्तक। और जो यहां पे संस्कृत व्याकरण के रूल हैं, वो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है। ये जो रूल हैं, ये कौटिल्य ने प्रयोग नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि कौटिल्य इसके पहले होंगे। तो कौटिल्य के संस्कृत में पातंजलि का महाभाष्य के रूल्स नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका मतलब वो इसके पहले हैं। और पाणिनि के रूल इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब वो पाणिनि के बाद हैं। तो कहीं ना कहीं कौटिल्य कहां हुए? कौटिल्य हुए बीच में, चौथी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ऐसे करके इतिहासकारों ने निष्कर्ष तो निकाल डाला, ठीक है। क्या निष्कर्ष निकाल डाला? ये निष्कर्ष कि कौटिल्य का समय काल और चंद्रगुप्त, उनके शिष्य मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य एक ही समय काल में है, एक ही समय में। तो अब इस बात की तो संभावना काफी बढ़ जाती है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही टीचर रहे होंगे कौटिल्य, यद्यपि कि ये बात ना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहीं बताई और ना ही स्वयं कौटिल्य ने ये बताई। तो अब एक तो मामला हल हो गया कि कौटिल्य कब के हैं, वो पता चल गया। तो कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य समकालीन हैं। अब रही बात कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न तो मौर्य साम्राज्य, न ही पाटलिपुत्र, और न ही सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया गया है, कोई उल्लेख नहीं किया गया है। क्यों ऐसा किया होगा आचार्य चाणक्य ने कि ना तो अपने शिष्य का उल्लेख कर रहे हैं, ना साम्राज्य का, ना पाटलिपुत्र का? वो इसलिए कि अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र ये थ्योरिटिकल किताब है, थ्योरिटिकल टेक्स्ट बुक है। ये किसी एक राज्य के विषय में ना हो करके, मौर्य राज्य के विषय में ना हो करके, ये सलाहकारी किताब है, एडवाइस है, राजाओं को दी गई सलाह है कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये कब कब करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये एक राजा के विषय में नहीं है, ये हमेशा हमेशा के लिए उपयोग में आने वाली किताब। ये सैद्धांतिक पुस्तक, थ्योरेटिकल है, एक्यूट नहीं है, किसी राज्य या किसी राजा के विषय में नहीं है, ये सैद्धांतिक पुस्तक है। तो अगर ये सैद्धांतिक पुस्तक के तौर पे उपदेशात्मक लिखी गई है, और मान लीजिए इस सैद्धांतिक पुस्तक में अगर एक साम्राज्य या एक राजा के विषय में बता दिया जाता, तो इस पुस्तक और आचार्य चाणक्य का बहुत सारा ज्ञान वो एक ही साम्राज्य के साथ ही खत्म हो जाता, आने वाले वक्त में उसकी यूटिलिटी नहीं रह जाती। ठीक है, अब समझ में आ गया कि चूंकि आचार्य चाणक्य ने एक सैद्धांतिक पुस्तक लिखी थी,
तो उस सैद्धांतिक पुस्तक में उन्होंने किसी का भी नाम देना उचित नहीं समझा होगा, क्योंकि उससे उसका महत्व उसी के साथ एक ही साम्राज्य, एक ही राजा, एक ही शहर में समाप्त हो जाता। तो थ्योरेटिकल टेक्स्ट बुक होने की वजह से चाणक्य ने किसी के भी विषय में कुछ भी नहीं बताया, ना चंद्रगुप्त मौर्य, ना बिंदुसार, ना पाटलिपुत्रा, ना मौर्य साम्राज्य, ना मैगस्थनीज जो उन्हीं के समय में आए थे। ठीक है, एक ही। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा डिस्कशन हमारा, इंटरेस्टिंग। दूसरा ये कि एक अन्य किताब, एक अन्य साहित्य बड़ा महत्वपूर्ण रहा, विशेष तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जानकारी का, कि एक विदेशी यात्री थे, यानी कि राजदूत थे ये। तो हमने ये पढ़ा भी थोड़ी देर पहले कि सेलुकस निकेटार, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सेलुकस निकेटार को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, और सेलुकस निकेटार ने 500 हाथी लिए और चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कांधार, बलूचिस्तान, हेरात सब सौंप दिया। लेकिन एक शर्त और थी कि अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने, सेलुकस निकेटार ने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया। इस तरीके के विवाह तभी हुआ करते थे उस समय में जबकि कोई राजा हारा होगा, और अन्यथा ऐसा ऐसा प्रावधान नहीं हुआ करता था सामान्यतया। तो सेलुकस निकेटार ने अपना एक राजदूत भेजा, यूनानी है ये लोग, ठीक है, वही राजदूत मेगास्थनीज है। ठीक है, ये पाटलिपुत्र आया, और ये आदमी पाटलिपुत्र लगभग 8 वर्ष तक रहा, और उसने जो कुछ भी अपना अनुभव इकट्ठा किया होगा, यात्रा अनुभव, यात्रा वृतांत का सब कुछ पाटलिपुत्रा का, उन्होंने उस सारा अनुभव अपनी पुस्तक इंडिका में बताया। इंडिका, तो इंडिका में सीधे सीधे ये बता देते हैं सारी बातें, और ये नाम के साथ और सब कुछ बता रहे हैं, क्योंकि ये तो कोई सैद्धांतिक पुस्तक थी नहीं। अब फिर एक दिक्कत आई। दिक्कत ये आई कि इसकी मूल प्रति, जैसे अर्थशास्त्र की मूल प्रति नहीं, तो इसकी भी मूल प्रति नहीं उपलब्ध हो पाई। तो जब मूल प्रति नहीं मिल रही है, तो ये फिर इंडिका आई कहां से? तो इंडिका का एक्चुअली रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। तो जो इनके बाद वाले इंडिका के, ये जो है ना मेगास्थनीज, इनके बाद के जो लेखक थे ना यूनानी, परवर्ती काल के, बाद के समय के परवर्ती काल के जो यूनानी लेखक थे, तो यूनानी लेखकों के पुस्तकों से जितने भी अंश, उद्धरण अंश एकत्रित किए गए, तो बाद के लेखकों ने, जैसे प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन, उन लोगों ने बताया था अपनी अपनी पुस्तकों में कि मैगस्थनीज ने इस विषय में, भारत के विषय में ये कहा था, इंडिया के विषय में ये कहा था, वो कहा था, ऐसा कहा था, वैसा कहा था। तो जो 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 इकट्ठा हो सकता था, जहां जहां से कोटेशंस, उदाहरण, वो सब इकट्ठा किया गया और फिर से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो इंडिका जो हमारे पास है ना, वो मूल नहीं है, वो रिकंस्ट्रक्टेड है, रिकंस्ट्रक्टेड। अब इंडिका में जैसे मैगस्थनीज ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको ये लोग सेंड्रोकोटस कहते थे, सेंड्रोकोटस, बिंदुसार को अमित्रोकेट्स कहा करते थे यूनानी। तो बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में इन्होंने बताया, मैगस्थनीज ने, कि चंद्रगुप्त मौर्य लकड़ी के एक महल में रहते थे, लकड़ी और पत्थरों का बना हुआ एक महल था, और उस महल के बगल में इनका राज दरबार हुआ करता था जो 80 खंभों पर टिका हुआ था, ऐसा बताया। पटना में एक जगह है, पटना में एक जगह है कुम्रहार।
तो कुम्भलहार में जो ओरिजिनल मौर्यों वाला एरिया था उसका उत्खनन किया गया। तो उत्खनन से वही सड़े गले हालात में, खराब स्थिति में, उस सेम वही महल हमें मिला, लकड़ी का महल, वुडन पैलिसेड। तो वुडन पैलिसेड को हमने प्राप्त किया जो वास्तव में मेगास्थनीज ने बताया था बिल्कुल वैसा ही, लेकिन सड़े गले हालत में। तो लेकिन ये तो है कि मेगास्थनीज ने जो बताया था वो बिल्कुल सही बताया था, क्योंकि इस इनकी पुस्तक में तो बताया उन्होंने कि लकड़ी का महल में रहते थे सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य, और उत्खनन में बाद में चल के हमें लकड़ी का महल भी मिल गया। तो एविडेंस भी मिला और उसका कोरोबोरेटिव एविडेंस, मैच कराने का कोरोबोरेटिव एविडेंस भी मिल गया। तो इन्होंने, मेगास्थनीज ने अपना अनुभव बताया अपना, और भारत के विषय में, इंडिया के विषय में बताया कि भारत समुद्र से घिरा एक चतुर्भुज आकार का है। हालांकि चतुर्भुज नहीं हम जानते हैं। उन्होंने गंगा नदी में गिरने वाली कई नदियों का भी उल्लेख किया और बताते थे कि जो ये मगध वाले हैं उनको गंगा रीडे कह के बोला गया, गंगा रीडे। बड़े डरते थे बाहर के राजा गंगा रीडे वाले शासकों से, गंगा की तरफ वाले शासकों से बहुत डरते थे और वो इधर हिम्मत नहीं करते थे। और बताया उन्होंने कि जो भारत के लोग हैं वो इंडिया के, वो डायनोसियस की पूजा करते हैं। वो भगवान शिव के विषय में कह रहा है, डायनोसियस, और कृष्ण जी की पूजा करते हैं अर्थात हेराक्लीस की पूजा करते हैं। और ये भी बताया उन्होंने कि भारत में, इंडिया में बड़ी संख्या में हाथियों को पालतू बनाया जाता है, जंगलों से पकड़ पकड़ के लाया जाता है, उनको प्रशिक्षित करके उनका युद्ध में हस्ती सेना के रूप में युद्ध में प्रयोग किया जाता है। और भारत ये भी कि खनिज संसाधनों और बहुमूल्य धातुओं से भरपूर है, जैसे तांबा, लोहा, चांदी, सोना, ठीक है। और लोहे से, इन सब से बड़े जबरदस्त हथियार बनाए जाते थे। ये सब बातें बताई उन्होंने, काफी कुछ बताया। लेकिन मेगास्थनीज के लेखन की अपनी कुछ सीमाएं निकल के आती हैं, कुछ कमियां निकल के आती हैं। अब चूंकि मेगास्थनीज इंडिया के तो थे नहीं, तो अब जो भी ये इंडिया में अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव के विषय में बता रहे हैं, वो इनका अपना परसेप्शन होगा, इनका अपना दृष्टिकोण होगा। तो आवश्यक तो नहीं कि कोई बाहरी व्यक्ति जब भारत के विषय में देखे, ऑब्जर्व करे और बताए तो वो पूरी तरह से 100% सही ही होगा। कहीं ना कहीं तो गलत करने की गुंजाइश होगी ही होगी। तो मेगास्थनीज ने जब भारतीय समाज को देखा तो अपने दृष्टिकोण में उन्होंने कई गलतियां कर दी। वो कह रहे हैं कि भारत में तो कोई दास नहीं होते, दास प्रथा नहीं थी भारत में, गुलामी प्रथा नहीं थी, लेकिन ऐसा था नहीं। खुद अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 8 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। 8 प्रकार के दासों का उल्लेख किया कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। मामला बहुत स्पष्ट है कि दास हैं। सम्राट अशोक ने अपने अपने अभिलेखों में दासों को लेकर के अपनी नीति और उनके प्रति अपनी चिंता जाहिर की है कि नहीं, दासों का अधिकार रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। तो दास तो हैं, अशोक भी बता रहे हैं कि दास प्रथा है, और कौटिल्य भी बता रहे हैं कि दास प्रथा है। फिर मेगास्थनीज को दास प्रथा क्यों नहीं भारत में दिख रही है? क्योंकि मेगास्थनीज के खुद के अपने समाज में दासों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता था, और भारत में दासों के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता था। और भारत में दासों के कुछ अधिकार थे, उनका रहने का व्यवस्था करना मालिक का दायित्व, कपड़े लत्ते की व्यवस्था करना। मालिक पनिशमेंट तो दे सकता था दासों को, लेकिन सिर पे नहीं मार सकता था, जंजीर में बांध के नहीं रख सकता था। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार हुआ करते थे भारत में दासों के, और जंजीरों में तो कभी बांध के नहीं रखा गया। और लेकिन ग्रीको रोमन जहां के मेगास्थनीज थे वहां पे तो जंजीरों से बांध करके दासों को रखा जाता था। तो अब ये दास अगर देखेंगे तो दास अगर इनको दिमाग में है तो जंजीरों में बंधा हुआ है। तो भारत में तो कोई जंजीर में बंधा ही नहीं है, तो फिर इनको इसका मतलब है कि इनको दास नहीं दिखेंगे। तो कह रहे हैं कि दास प्रथा नहीं होती थी, लेकिन वो गलत था। और ये कह रहे हैं कि भारतीय समाज तो व्यवसाय पे बटा हुआ था, प्रोफेशन बेस्ड था। और कह रहे हैं कि भारतीय समाज में 7 वर्ग होते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि ऐसा नहीं था। और धर्मशास्त्रों की अगर हम बात करें तो धर्मशास्त्रों में, उस समय के धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारतीय समाज, प्राचीन भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पे आधारित था, जिसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ना कि 7 वर्ग, 4 वर्ण। और वो जन्म आधारित थे, जन्मजात सदस्यता। ठीक है, एक यहां गलती। फिर वो कह रहे हैं कि युद्ध में किसानों को कभी टच नहीं किया जाता था, कि युद्ध में किसानों को मारा वारा नहीं जाता था, टच नहीं किया जाता था। ये भी सही नहीं है, क्योंकि युद्ध में किसानों को टच किया जाता था, ये बात तो स्वयं सम्राट अशोक ने ही बता दिया था।
कलिंग युद्ध के विषय में जब वो अपने अभिलेखों में बता रहे हैं तो उसमें उन्होंने बता दिया कि किसानों को टच किया गया। ठीक है, तो कुछ गलतियां रही, लेकिन इन तमाम गलतियों के बावजूद भी मैगस्थनीज ने जो इंडिका के विषय में, इंडिका में जो बताया मौर्यों के विषय में, साम्राज्य के, या पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन के विषय में भी बताया उन्होंने कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन कैसे चलता था, कि पूरे नगर को, पूरे नगर में छह समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो कुल मिलाकर के 30 लोग होते थे, 30 लोगों की एक परिषद थी जो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन चलाया करती थी। ठीक है ना, जैसे दिल्ली का चलता ना एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वैसे ही शायद कुछ रहा होगा। तो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, अच्छा अच्छा विवरण दिया मैगस्थनीज ने अपने इंडिका में। लेकिन जो पुरातात्विक साक्ष्य है ना, वो भी बड़े महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक साक्ष्य, उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य। अब देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य में हमारे पास 2 प्रकार के साक्ष्य हैं। एक हम कर लेते हैं सम्राट अशोक के अभिलेख, और दूसरी कैटेगरी हम बना लेते हैं सम्राट अशोक से हटकर हटकर अभिलेख। तो चूंकि हमें सम्राट अशोक के अभिलेखों पर विस्तृत अध्ययन करना ही है, तो यहां पे हम नहीं ले रहे हैं अभी उन्हें, और इसको देखते हैं इतर। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय का ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। इनका नहीं है, इनके समय का है। ताम्रपत्र अभिलेख, तांबे के प्लेट पर ठोक ठोक करके लिखवाया गया है। ठीक है, एक सहगौरा जो कि गोरखपुर में है, यूपी, और दूसरा बांग्लादेश में महास्थान, वहां से मिला। और इसमें बताया गया है कि स्टेट मैनेज्ड ग्रेनरीज होती थी, अन्नागार, राज्य द्वारा संचालित अन्न इकट्ठा करना, अन्नागार चलाया जाता था। कि मान लीजिए अकाल पड़ा, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गई, कुछ भी आपदा आई, तो लोगों को मरने नहीं दिया जाएगा और फटाफट अन्नागारों में इकट्ठा अनाज जनता के बीच में बंटवा दिया जाएगा। एक तो ये हमें मिल रहा है। दूसरा हमें मिलता, देखिए, कि 150 ईस्वी में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, ये है ना, तो ये एस फॉर सौराष्ट्र, और उसमें यहां पे लिख देते हैं जूनागढ़। तो जूनागढ़ के क्षेत्र में ना एक शक राजा शासन करते थे, शक वंश के राजा रुद्र दामन। और रुद्र दामन ने अपने एक जूनागढ़ में, इसी में जूनागढ़ में पत्थर पे लेख लिखवाया। उसको कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख में बताया, ठीक है ना, जूनागढ़ अभिलेख में बताते हैं कि इन्होंने इधर सौराष्ट्र, इधर काठियावाड़ का अर्धशुष्क क्षेत्र में एक झील हुआ करती थी। तूफान में उस झील का बंधा टूट गया, उस झील का बंधा टूट गया। तो इन्होंने क्या किया, राजा ने राजकोष से नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत पॉकेट मनी से, खर्चे से
उन्होंने उस झील का पुनर्निर्माण कराया, रिपेयर करवाया। और ये भी बताते हैं कि वो झील उन्होंने बनवाया नहीं था। 150 ईस्वी की बात है ना, ये झील इन्होंने बनाया नहीं था, ये झील बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य के किसी प्रांतपति। यहां पे झील थी जिसका निर्माण कराया था सुदर्शन झील बोला गया, इसको नाम भी है सुदर्शन झील। ये कोई पुष्यगुप्त वैश्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के इस क्षेत्र में गवर्नर या राज्यपाल रहे होंगे जिन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। ये बात हमें जूनागढ़ अभिलेख से पता चल रही है, शासक रुद्रदामन का 150 ईस्वी का। ठीक है, ऐसे। और इसके अलावा हमारे पास उत्खनन से प्राप्त सिक्के हैं, और ये वही वाले सिक्के हैं, आहत पंचमार्क्ड आहत सिक्के। और आहत सिक्के भारी संख्या में मिल रहे हैं, बड़ी संख्या में आहत सिक्के मिले। अगर बड़ी संख्या में आहत सिक्के मिल रहे हैं, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और लहलहा रही थी, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी। ठीक है। और कुछ मूर्तियां, प्रस्तर मूर्तियां का मिलना, जो उनकी कला और स्थापत्य का द्योतक है मौर्यास का। तो हमारे पास ना एबंडेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, एम्परर अशोका के हैं, अशोक से हट करके हैं, तो इन पे हमने एक चर्चा की। ठीक है, ये ठीक है। और ये पूरा देख लीजिए, पुरातात्विक साक्ष्य। इसमें हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, और न केवल एकेडमिक्स के लिए बल्कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी, सम्राट अशोक के अभिलेख। तो चलिए देखिए, सम्राट अशोक के अभिलेख को विषय में देखते हैं। सम्राट अशोक और ये आप जानते हैं कि अभिलेख क्या होता है। अभिलेख वो लेख होता है जिससे किसी ठोस एवं परमानेंट, हार्ड और परमानेंट सरफेस पे अगर आप कुछ लिखवाते हैं, उत्कीर्ण कराते हैं, तो वो लेख नहीं है, वो अभिलेख है। जैसे चट्टान पर अगर आप उत्कीर्ण करवा दें, ठोक ठोक करके से लिखवा दें, तो अभिलेख है। तांबे के प्लेट पे लिखवा दे तो अभिलेख है। कागज पे आप कुछ लिखेंगे, वो अभिलेख नहीं होगा, वो लेख होगा। तो अभिलेख का मतलब होता है एनी राइटिंग विच इज इनग्राव्ड ऑन एनी हार्ड एंड परमानेंट सरफेस, अभिलेख। और सम्राट अशोक के अभिलेखों की देखिए, बहुत सारे अभिलेख मिले, 39 से भी ज्यादा इनके मैसेजेस हमारे पास मिले हैं। तो अब इन अभिलेखों का देखिएगा, जो लिखने का तरीका है, लेखन लिपि मूल रूप से ब्राह्मी, मुख्यतः ब्राह्मी लिपि। परंतु अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ खरोष्ठी लिपि, यूनानी लिपि व अरामाइक लिपि। तो कुल कितनी लिपियां हो गई? 4 लिपियों में सम्राट अशोक ने अपने संदेशे दिए हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में 3 लिपियों में, खरोष्ठी, यूनानी और अरामाइक। बाकी संपूर्ण भारत में ब्राह्मी लिपि मूल रूप से इस्तेमाल किया सम्राट अशोक ने। तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में, ये भारत में मुख्य भूभाग। इसके अलावा ये तो लिखने का हो गया। भाषा के स्तर पे प्राकृत है मुख्यतः, परंतु अन्य 2 भाषाएं भी हैं, ग्रीक एवं आरामाइक। तो ग्रीक भाषा भी और ग्रीक लिपि भी, ग्रीक ही यूनानी, और आरामाइक भाषा भी और आरामाइक लिपि भी। तो 4 लिपियों और
3 भाषाओं में सम्राट अशोक के अभिलेख की 3 श्रेणियां हैं जो इन्होंने बड़े बड़े चट्टानों पर लिखवाए, शिलालेख। फिर स्तंभ लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, और कुछ गुफाएं बनवाई और गुफाओं की दीवारों पर भी लेख लिखवाया, गुफा लेख, केव। ठीक है, रॉक एडिक्स, ये पिलर्स हैं, पिलर एडिक्स, अभिलेख। और केव एडिक्ट्स, रॉक, पिलर एंड केव एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स की 2 कैटेगरी हमारे पास, मेजर, मुख्य शिलालेख, और लघु शिलालेख। उसी तरह से स्तंभ में भी है मुख्य स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बांटा गया है। महत्वपूर्ण टॉपिक है। और देखिए, शिलाओं पर शिलालेख 2 कैटेगरी में, मुख्य शिलालेख, लघु शिलालेख, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स। पिलर्स पे स्तंभ शिलालेख या स्तंभ लेख, मुख्य स्तंभ लेख, मेजर पिलर एडिक्ट्स, लघु स्तंभ लेख, माइनर पिलर एडिक्ट्स, और उसके बाद गुहा या गुफा लेख। अब देखिए, जो मुख्य शिलालेख हैं, मुख्य शिलालेख हैं, इसका मतलब यह होता है, मुख्य शिलालेख, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि एक बड़ा सा चट्टान है और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मैसेज लिख दीजिए। तो चट्टान पर कितने मैसेज लिख गए? 14 मैसेज लिख गए हैं। एक बड़ी सी चट्टान पर 14 मैसेज लिखवा दिया। ठीक है, 14 मैसेजेस, मैसेज नंबर 1, मैसेज नंबर 2, मैसेज नंबर 3, मैसेज नंबर 4। कितने मैसेज? 14 मैसेजेस। और वही 14 मैसेजेस बार बार, सेम 14 के 14 मैसेज रिपीटेडली, बार बार एक जगह के पत्थर पे खुदवाया, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में। फिर वही 14 मैसेज शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान, मानशेरा फिर पाकिस्तान में, मानशेरा में भी खुदवाया, वही शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान, मानशेरा पाकिस्तान में। तो एक चट्टान यहां से मिली शाहबाजगढ़ी से 14 मैसेज वाली, सेम। फिर मानशेरा से एक और चट्टान मिली, सेम 14 मैसेज, उस पर भी लिखवाया गया। फिर अफगानिस्तान में कांधार है, कांधार से एक चट्टान मिली, सेम वही 14 के 14 मैसेज। फिर गुजरात के गिरनार में फिर वही 14 के 14 मैसेज। फिर कर्नाटका के सन्नती में सेम 14। फिर उत्तराखंड के कलसी में वही 14 मैसेज। बॉम्बे सुपारा से वही 14 मैसेज। धौली से वही 14 मैसेज। ठीक है ना। जौगढ़ से वही, और एर्रागुडी आंध्रा। ठीक है ना। और भी 2 स्थल हैं। ठीक है, 2 स्थल और हैं। तो शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान, मानशेरा पाकिस्तान, कांधार अफगानिस्तान, गिरनार गुजरात, सन्नती कर्नाटका, कलसी उत्तराखंड, बॉम्बे सुपारा, धौली, जौगढ़, यर्रागुड़ी आंध्रा। ठीक है, ये कई जगहों से, 10 जगहों से। ठीक है, 10 जगहों से, मतलब चट्टाने कितनी हो गई अलग अलग जगहों पे? 10 चट्टाने। और मैसेज कितने हैं? वही 14 के 14, बार 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 बार। जैसे एक कागज पे, एक A4 साइज कागज पे आप 14 मैसेज लिख लीजिए, कोई भी मनचाहा, और उसका जीरोक्स निकाल दीजिए, एक और एक के बाद 9 जीरोक्स और निकाल दीजिए। तो 14 आपके पास, पहला कॉपी में 14 है, 9 जीरोक्स और निकाल दीजिए, तो कितना हो गया पेज? 10 पेज हो गया आपका, और 10 जगहों पे चिपका दीजिए 10। तो स्थान 10 हो गए।
मैसेज कितने हो गए? 14 की 140? 14 ही तो रहेंगे ना, जीरोक्स निकाला ना, तो मैसेज तो वही 14 है। तो सेम 14 मैसेज रिपीटेडली बार बार 10 जगह की चट्टानों पर सम्राट अशोक ने खुदवाया। जैसे मैसेज नंबर 1 जो मुख्य, इसी को मुख्य शिलालेख बोलते हैं। तो 14 संदेशे, 14 संदेश कितनी जगहों के चट्टानों पर, शिलाओं पर? 10 जगहों के शिलाओं पर। ठीक है। पहला शिलालेख यह है कि अशोक ने पशु वध पे प्रतिबंध लगाया, पशु हत्या निषेध कर दिया सम्राट अशोक ने। पशु हत्या निषेध। और 30 त्योहारों पे जो बड़ी संख्या में पशु काटे वाटे जाते थे सब रोक दिया। और सम्राट अशोक ने यह भी बताया कि भाई देखिए, मेरे रसोई में, मेरा मतलब मेरे नहीं, सम्राट अशोक के रसोई में, सम्राट अशोक के रसोई में 2 मोर और 1 हिरन काटे जाते हैं। जाहिर सी बात है, खाने के लिए 2 मोर और 1 हिरन काटे जाते हैं। और वो कहते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूं कि निकट भविष्य में ये भी बंद करवा दूंगा, उचित नहीं लगता है। अब ये नहीं पता कि बंद करवाए कि नहीं, लेकिन अपने पत्थर वाले मैसेज में, शिलालेखों में उन्होंने ऐसा बताया जरूर है, विश जरूर जाहिर किया है। ठीक है। मुख्य शिलालेख संख्या 2 है और वो कह रहे हैं कि दूसरे मैसेज में कि मनुष्यों और जानवरों के की देखभाल की जानी चाहिए, उनसे उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। और उसी सेकंड मैसेज में अपने दक्षिणी सीमा पर अवस्थित चोल, पांड्य, केरलपुत्रा, सत्यपुत्रा जैसे राज्यों के विषय में भी बताया, और यूनानी राजाओं के विषय में, और उनके आसपास के राजा, सीरिया का राजा एंटियोकस सेकंड और उसके पड़ोसियों के विषय में बता रहे हैं। तो दूसरे मैसेज में वो अपने पड़ोसियों के विषय में उल्लेख करते हैं शिलालेख में, मुख्य शिलालेख में, जो 10 जगहों से मिले, 14 मुख्य शिलालेख 10 जगहों से मिले। उसमें पहला, दूसरा मुख्य शिलालेख जो तीसरा है, तीसरा संदेशा सम्राट अशोक का, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाया जाना चाहिए। और इसके अलावा युक्त पीसीएस ऑफिसर, प्रादेशिका डीएम और रज्जु का ग्रामीण अधिकारी, ये इनका प्रशासन चलाते हैं, जिला स्तर का प्रशासन। तो देखिए, इस वाले तीसरे मैसेज में प्रादेशिक, ये हो गए डीएम आज के हिसाब से, युक्त ये हो गए पीसीएस या एसएससी सीजीएल वाले, और रज्जुक जो हो गया वो विलेज डेवलपमेंट, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इस तरीके से जिला का प्रशासन के विषय में सम्राट अशोक ने अपने तीसरे मैसेज में बताया है। और भी है, हमने सारे मैसेजेस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा कौन कौन से में क्या क्या मैसेज सम्राट अशोक ने बताया। और मुख्य शिलालेख जो संख्या 13वां जो मैसेज है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में उन्होंने अपने कलिंग युद्ध का वर्णन दिया है कि मैंने अपने शासन काल के 8वें वर्ष या संभवतः 8 वर्ष बीत जाने पर 9वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया। इसमें सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, बंदी बनाए गए, और मैंने कलिंग को जीत लिया। तो कलिंग विजय का उल्लेख 13वें संदेशे में है, मुख्य शिलालेख के 13वें संदेशे में। तो 14 ही कुल, और कुल 14 हैं ही। ठीक है, ये शिलालेख हो गया। ठीक है, शिलालेखों की भाषा वगैरह। अब देखिए, लघु शिलालेख हैं, तो मुख्य शिलालेख के 10 चट्टान, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मुख्य शिलालेख, मुख्य शिलालेख 14 संख्या, 14 की संख्या में कितने जगह की चट्टानों पर? 10 स्थान के। ठीक है, एक की कैटेगरी है। लघु शिलालेख का मतलब पत्थर छोटे नहीं है, 2 संख्या, 2 मैसेज है इसमें, 2 की संख्या है। ये भी चट्टानों पर ही है, शिलाओं पर, और ये 17 स्थलों से, 17 स्थलों से।
तो मुख्य शिलालेखों की संख्या 14 है और लघु शिलालेखों की संख्या 2 है। मुख्य शिलालेख 10 जगह की चट्टानों पर उत्कीर्ण करवाए गए, खुदवाए गए। लघु शिलालेख 17 जगह की चट्टानों पर उत्कीर्ण करवाए गए, बस दो दो मैसेज करके। तो इससे इसमें चूंकि 2 ही संदेशा है तो इसको लघु शिलालेख करके बोला जाता है। तो मुख्य शिलालेख और लघु शिलालेख। और लघु शिलालेखों में ना 4 जगहों पे मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उड्डगुलम, यहां इन 4 जगहों पे उन्होंने अपना नाम बताया है कि मेरा नाम अशोक है। क्योंकि बाकी सारे मैसेज में अशोक ने अपना नाम नहीं बताया है, या तो उन्होंने अपने आप को देवा नाम प्रिय कहा है, देवताओं का प्रिय अपनी उपाधि से, या फिर कहा है मगध का अधिराज, मगध का राजा, मगधाधिराज, या देवानाम प्रिय ने ऐसा सोचा है, ऐसा करते हैं। 4 जगहों की चट्टानों पर जो लघु शिलालेख वाले 2-2 मैसेज है उसमें अपना नाम उन्होंने बता दिया। मास्की में, गुर्जरा में, नेत्तूर और उद्दीगुलम वाली चट्टानों में जिसपे 2-2 मैसेज है वो अशोक नाम बताया गया है। बाकी जगह या तो देवानाम प्रिय या फिर मगधाधिराज। फिर आते हैं पिलर्स वाले मैसेजेस पे, इस तरह के स्तंभ, मुख्य स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। मुख्य स्तंभ लेख संख्या में 7 हैं। क्या मतलब होता है कि संख्या में 7 हैं? मतलब पिलर यहां पे तो एक 5 है ना, 1 2 3 4 5, एक और बना दीजिए 6 और एक और बना देते हैं ऐसे 7। तो कितने पिलर हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 पिलर्स पे जो मैसेजेस हैं वो 6 हैं। 6 मैसेज इस पे, 1 2 3 4 5 6, सेम टू सेम 1 2 3 4 5 6 मैसेज इस पे भी है, फिर इस पे भी 1 2 3 4 5 6, फिर इस पे भी, फिर रिपीटेडली वैसे ही चलता रहेगा। तो मैसेजेस कुल ना 6 ही हैं और खंभे 7 जगहों पे, सॉरी खंभे 6, मैसेज 7, खंभे 6, मैसेज 7, खंभे 6। कंफ्यूज हो जाता है, मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा, सॉरी सॉरी। देखिए मैसेज मैसेज तो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कंफ्यूज मत होइएगा, सॉरी। 1 2 3 4 5, थोड़ा सा टेक्निकल है, 6 7, मैसेज 7 हैं, ठीक है, मैसेज 7 हैं। और खंभे एक और बनाना पड़ेगा, खंभे 6 हैं। तो वही, लेकिन मैसेज वही है। अब एक खंभा, प्रस्तर स्तंभ, स्तंभ दिल्ली टोपरा, टोपरा है अंबाला में, अंबाला में मिला, फिर मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान ने दिल्ली ट्रांसफर कर दिया और उसी सुल्तान ने मेरठ से भी एक पिलर उखड़वा के दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। तो अशोक के 2 खंभे टोपरा अंबाला और मेरठ वेस्टर्न यूपी में लगे थे, और फिरोज शाह तुगलक सुल्तान ने, जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, उसने मध्यकाल में वो दोनों पिलर्स अशोका के उखड़वा के दिल्ली में लगवा दिया। फिर एक प्रयागराज इलाहाबाद, फिर एक रामपुरवा बिहार, फिर लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, ये भी बिहार, वैशाली मुजफ्फरपुर, ये है, ठीक है। तो पिलर 6 हैं और उन्हीं 6 के 6 पिलर्स पे वही 7 लगातार सेम मैसेजेस लिखवाए गए हैं, ठीक है। जैसे अशोक का लोगों की सुरक्षा का सिद्धांत कि हम लोगों की सुरक्षा देंगे और सभी लोग मेरी संतान के समान हैं, और आप लोग देखिए धम्म नीति का पालन करिए, जो नैतिक अच्छी अच्छी बातें हैं, माता पिता का सम्मान करिए, उनकी देखभाल करिए, छोटों को प्यार करिए, पालन करिए, जो राज्य ने नियम बनाए हैं उनका पालन करिए, राजा के प्रति सम्मान रखिए, राज्य के प्रति सम्मान रखिए। ये सारी चीजें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ सम्राट अशोक ने बड़े डिटेल में अपने मैसेजेस में बताया लोगों को, ठीक है। इसी को बोलते हैं अशोक की धम्म नीति। धम्म नीति जो कि कोई धर्म वरम का प्रचलन नहीं था, वो नैतिक आचार संहिता थी, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये दूसरे वाले मैसेज में ना मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बताया है अशोक ने।
व्यवहार कैसे करना है, कोड ऑफ कंडक्ट। बाकी वही सब है, पाप पाप को समाप्त करना, अधिकारियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये सब कुछ मैसेजेस में बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, देखिए थोड़ी अजीब बात है कि यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया है सैंड्रोकोटस बोल के, या और बिंदुसार का उल्लेख किया है अमित्रोक्रेट्स, जो संस्कृत किताबों में अमित्र घात बताया गया ना, बिंदुसार को अमित्र घात, दुश्मनों को घात लगा के मारने वाला, उसी को लग रहा है यूनानियों ने अमित्रोकेट्स कर दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य को बताया उन्होंने अमित्रोकेट्स, बिंदुसार को बताया चंद्रगुप्त मौर्य को बताया अमित्रोकेट्स नहीं, सेंड्रोकोटस, और बिंदुसार को बताया अमित्रोकेट्स। अशोक के बारे में एक शब्द नहीं बताया। ये बड़ी अजीब बात लगती, पता नहीं हमें ऐसा क्यों किया, लेकिन यूनानियों ने सम्राट अशोक के विषय में एक शब्द नहीं बताया। ठीक है, बाकी जो हम जानते हैं अपने भारतीय स्रोतों से जानते हैं, अशोक के विषय में कुछ भी नहीं बताया गया। और इतना हमें पता है कि जब अशोक राजकुमार थे, राजकुमार अशोक, तो राजकुमार अशोक को उज्जैनी प्रांत का, अवंती प्रांत का गवर्नर बनाया गया था, और वो अवंती प्रांत के गवर्नर की हैसियत से उज्जैनी में रहा करते थे। और जब वो अवंती के गवर्नर थे तो उनके पिता बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह का दमन करने के लिए गवर्नर अशोक को भेजा था, और अशोक तक्षशिला गए और उन्होंने उस विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन कर दिया था। और जब ये अशोक, राजकुमार अशोक अवंती के गवर्नर थे और विदिशा में रहा करते थे, उज्जैनी में रहा करते थे, तो उज्जैन में एक स्त्री से उनका प्रेम संबंध हो गया था। उनका नाम था देवी या विदिशा महादेवी था, और उसी संबंध से विवाह नहीं हुआ था, लिव इन रिलेशनशिप था। दो बच्चे हुए, बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा। यही दोनों बच्चे आगे चल के महेंद्र भिक्षु बन जाते हैं और संघमित्रा भिक्षुणी, बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। और जब सम्राट अशोक राजा बनते हैं तो वो 3 विवाह करते हैं, आसंधिमित्रा और तिष्यरक्षिता। तिष्यरक्षिता को कारुवाकी भी बोला गया है, जिसने बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, कि उनको नहीं पसंद आ रहा था कि सम्राट अशोक बोधि वृक्ष से इतना ज्यादा लगाव क्यों रखते हैं। ठीक है, और अशोक की तीसरी पत्नी पद्मावती थी। तो असंधिमित्रा, तिष्यरक्षिता अर्थात कारुवाकी और पद्मावती। और फिर अशोक के कुल 4 पुत्र हुए, 3 विवाह से और एक लिव इन रिलेशनशिप से, महेंद्र, जालौक, तीवड़ और कुणाल। और 2 पोते हुए, दशरथ और संप्रति, और 2 पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती, भरा पूरा परिवार। ठीक है, यहां से प्रश्न आएगा, संभावना थोड़ा कम है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है वो प्रश्न बन सकता है। तिष्यरक्षिता अर्थात कारुवाकी, जिसने बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। ठीक है, और कलिंग विजय और धम्मनीति, कलिंग विजय के ही बाद ऐसा कहते हैं कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया था, और धम्मनीति या नैतिक आचार संहिता पे चले गए थे। और फिर उन्होंने धम्म नीति का प्रचार प्रसार किया और कई प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त किया। फिर कहते थे कि हमारे अधिकारी हर 5 साल पे धम्म यात्राओं पे जाएंगे, नैतिक आचार संहिता फैलाएंगे। और स्वयं सम्राट अशोक भी धम्म यात्रा पे गए अच्छी अच्छी बातें फैलाने के लिए। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष वो बोध गया पहुंचे, जहां महात्मा बुद्ध बने थे सिद्धार्थ गौतम, और अपने शासनकाल के 20वें वर्ष सम्राट अशोक लुम्बिनी भी पहुंचे, जहां पे सिद्धार्थ गौतम का बर्थ प्लेस था, वो जन्म हुआ था। और जब सम्राट अशोक लुम्बिनी पहुंचे तो वहां पे उन्होंने, कोई कनक मुनि हुआ करते थे, कनक मुनि का एक स्तूप था, कनक मुनि के स्तूप का टूट फूट हो गया था, तो सम्राट अशोक ने उसका साइज रिपेयर करा के डबल कर दिया। कोनाकमंथुहा द्वितीयम वर्धते, ऐसा सम्राट अशोक ने बताया वहां पे लुम्बिनी वाले खंभे पे। ठीक है, और चूंकि लुम्बिनी बुद्ध की जन्मस्थली थी, तो उन्होंने वहां पे लगान को घटाया, और लगान को घटा करके 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था लगान के रेट को, जो किसानों से वसूला जाता था। तो और सम्राट अशोक का देखिए प्रशासन, मौर्य प्रशासन, जो प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन के विषय में तो नहीं कुछ खास, लेकिन मौर्य साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। और प्रांत थे, जैसे उत्तरी प्रांत था, इसको उत्तरापथ कहते थे, दक्षिणी प्रांत को दक्षिणापथ,
ठीक है। फिर मध्य प्रांत था अवंती और उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती। और फिर कलिंग को जीता तो एक प्रांत बन गया। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापद की राजधानी गोल्डन माउंटेन, सुवर्ण सॉरी स्वर्णगिरी। अवंती की राजधानी उज्जैनी और कलिंग की राजधानी कोसली को बनाया गया था। प्रांत, फिर प्रांत बटे होते थे जिलों में, और जिला ग्राम, और जिले में जो डीएम होता था उसको कह रहे हैं प्रादेशिक युक्त। डीएम के बाद अभी हमने लिखा भी था पहले, फिर युक्त पीसीएस या एसएससी, और विलेज डेवलपमेंट में रज्जुका, रज्जुक। और फिर ग्राम में, ग्राम तक में अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी। एक तो ये रज्जुक है ना, ग्राम में ही है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है। इसके अलावा ग्राम में दो और अधिकारी होते थे, गोप और स्थानिका, स्थानिक। तो गोप जो हुआ करता था गांव के लेवल पे रुपए पैसा अकाउंटेंट होता था, और स्थानिक गांव के लेवल पे भी टैक्स कलेक्टर हुआ करता था। तो बड़ा ही संगठित और केंद्रीय कृत, संगठित एवं केंद्रीय कृत मौर्य साम्राज्य का प्रशासन चलता था। बड़ा संगठित और बड़ा केंद्रीकृत था। और इसके अलावा देखिए कि मौर्यों में ना गुप्तचरी व्यवस्था बड़ी मजबूत थी। तो मौर्यों की सक्षम गुप्तचर व्यवस्था, प्रशासन में सक्षम गुप्तचर व्यवस्था हुआ करती थी, और इसमें कई तरीके के जासूस दिखे। जैसे कुछ जासूस जो एक जगह पे रुक के जासूसी करेंगे, घूम घूम के नहीं, तो उनको कहा जाता था संस्था जासूस। ठीक है, एक स्थान पर जासूसी, मोहल्ले में पान की दुकान खोल के बैठ गए और सब पे नजर है, एक स्थान पर गुप्तचरी या जासूसी। संचरा जासूस होते थे, ये टाइगर जिंदा वाले जासूस, कभी तुर्की में है, कभी लेबनान में है, कभी सीरिया में, कभी कहीं संचरा, घूम घूम कर जासूसी करते थे, संस्था संचरा। इनके अलावा न्यूज रिपोर्टर्स भी होते थे। पल पल की खबर सम्राट के पास पहुंच जाया करती थी, न्यूज रिपोर्टर्स। उनको कहा जाता था प्रतिवेदक, प्रतिवेदक। और आरक्षी व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था भी थी, आरक्षी पुलिस व्यवस्था थी। और पुलिस को पुलिसानी कहा जाता था मौर्यों में, पुलिसानी। तो सक्षम, अति सक्षम गुप्तचरण प्रणाली, भारी भरकम नौकरशाही, अत्यधिक केंद्रीकरण, सक्षम जासूसी व्यवस्था, ये सब मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रकृति थी। और जो सम्राट होते थे वो जनता की भलाई के लिए शासन करते थे। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी हमें मौर्याज में देखने को मिलती है। तो सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। ठीक है, हमने शुरू में ही लिखा था, यहां पे देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। तो यहां पे जब हम हमारे देखिए अशोक के समय में, तो 269 से 232 ईस्वी सम्राट अशोक शासन करते हैं। इसके बाद सम्राट अशोक के बाद ना इनके अयोग्य उत्तराधिकारी निकल जाते हैं, अयोग्य उत्तराधिकारी। और जब उत्तराधिकारी अयोग्य हो जाएंगे ना, तो इतना भारी भरकम साम्राज्य का प्रशासन संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, संभाल नहीं पाए, भारी भरकम प्रशासन नहीं संभाल पाएंगे। जो नौकरशाही अधिकारी थे, अधिकारी क्या होने लगेंगे,
नियंत्रित अधिकारी अनियंत्रित होने लगे, उत्तराधिकारी अयोग्य होने लगे। उस पर से यह भी हुआ कि सम्राट अशोक के मरने के बाद साम्राज्य को दो हिस्सों में कर दिया गया, क्योंकि उनके पौत्रों ने शासन किया। सम्राट अशोक के 4 पुत्रों में से कोई भी शासक नहीं बनता है। एक महेंद्र तो वैसे भी बौद्ध भिक्षु थे। जालौक के विषय में पता चलता है, सम्राट अशोक के एक बेटे थे जालौक, कि उनके विषय में पता चलता है कि वो कश्मीर के राजा हुए। कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर का इतिहास लिखा, राजतरंगिणी, उसी में उन्होंने बताया कि सम्राट अशोक के पुत्र जालौक प्राचीन काल में कश्मीर के राजा हुआ करते थे। कुणाल के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है, और तीवर के विषय में जानकारी मिलती है कि कारुआकी का बेटा था। ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड। और तीनों में से कोई नहीं हो, एक तो बौद्ध भिक्षु ही है महेंद्र, कोई भी राजा नहीं बना। तो सम्राट अशोक के बाद राजा कौन बना? उनके पौत्र बने। पूर्वी क्षेत्र में दशरथ और पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में दशरथ और पश्चिमी क्षेत्र में बनते हैं संप्रति। दशरथ आजीवक संप्रदाय के हैं और संप्रति जैन है। सम्राट अशोक बौद्ध हैं, पहले वो शैव थे। बिंदुसार आजीवक है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन हो गए थे। तो बड़ी जबरदस्त फैमिली थी, एक ही फैमिली में अलग अलग संप्रदायों को मानने वाले लोग पाए जा रहे थे। बड़ी जबरदस्त सेकुलर फैमिली, बहुत बढ़िया फैमिली। तो अयोग्य उत्तराधिकारी, साम्राज्य का प्रशासन संभाल नहीं पाया, नौकरशाही अनियंत्रित, अत्यधिक केंद्रीकरण में सक्षम सम्राट चाहिए होते हैं ना। अगर केंद्रीकरण बहुत ज्यादा है तो वो व्यक्ति बहुत दमदार होना चाहिए। यहां पे तो दमदार छोड़िए, सब तो अयोग्य निकल रहे हैं। और उस पर से साम्राज्य का विभाजन भी हुआ। दशरथ और संप्रति के बीच में तो विभाजन हुआ, तो संसाधन बटे, सेना बटी, साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा। और एक और भी हुआ कि ध्यान नहीं दिया गया, सीमावर्ती, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा। तो सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा नहीं हो पाई, तो वो भी गड़बड़ हो गया। तो ऐसे करते करते ना बहुत सारा कारण आ गया ये सब, कि मौर्य साम्राज्य संभलेगा नहीं। और सम्राट अशोक की मृत्यु हो रही है 232 में, और उनकी मृत्यु के मात्र 50 वर्ष बाद ही साम्राज्य लड़खड़ा गया। वह 186 या शायद 187 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, ये था मौर्य साम्राज्य। ठीक है, भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में एक और पक्ष होता है कला एवं संस्कृति का, जिसके विषय में हम विस्तृत अध्ययन कला एवं संस्कृति के अपने लेक्चर्स में करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मौर्य साम्राज्य इतना मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इवन एकेडमिक्स में भी अच्छा खासा ये डिस्कशन काम आ जाएगा आपके, और सामान्य जानकारी के लिए भी। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, अच्छी मेहनत करिएगा, खूब मेहनत करिएगा। संभव हो याद रखिएगा, संभव बैच संभव है, बिल्कुल संभव है, हमारे और आपके कठिन परिश्रम से, अथक परिश्रम से, मेहनत से, और ईश्वर की कृपा रही तो आप लोगों का और आपकी मेहनत, माँ बाप का आशीर्वाद, सबका, दोस्त यार का साथ, तो आप लोगों का अवश्य ही अंतिम रूप से चयन होगा। और आपके चयन ही हमारी पूंजी है, हमारी फैकल्टीज की सफलता है। ठीक है, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।